सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुमन शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि एमए एंट्रेंस का, नेट का और केवीएस, टीजीटी, पीजीटी सभी के लिए पेपर आने वाले हैं। उनके लिए प्रैक्टिस सेट या वस्तुनिष्ठ प्रश्न आप लगा लीजिए। ये इसमें हम लगातार 3 वीडियो आ चुके हैं, जिसमें हिंदी साहित्य उद्भव और हिंदी भाषा उद्भव और विकास कर चुके हैं। आदिकाल आज से शुरू कर रहे हैं, तो 20-20 या 25-25 जैसा भी होगा वैसे क्वेश्चन में लेके आने की कोशिश करूँगी। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करती हूँ ताकि आपको भी सुविधा रहे। आइए शुरू करते हैं। उत्तर अपभ्रंश ही पुरानी हिंदी है, किसने कहा है? तो ये सबको पता है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा है। उत्तर अपभ्रंश ही पुरानी हिंदी है। वास्तविक हिंदी की शुरुआत भक्ति काल से मानते हैं। कौन मानते हैं? यह है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। वास्तविक हिंदी की शुरुआत। तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। हिंदी का प्रारंभ 993 ईस्वी से कौन मानते हैं? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी मानते हैं। चौथा प्रश्न है, 10वीं से 14वीं शताब्दी तक आदिकाल कौन मानते हैं? ये आपने याद करना पड़ेगा, कौन मानते हैं। तो चौथे का आंसर जो है 10वीं से 14वीं शताब्दी, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी मानते हैं। 5वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8वीं से 12वीं शताब्दी तक आदिकाल कौन मानते हैं? तो ये राहुल सांस्कृत्यायन जी मानते हैं। राहुल सांस्कृत्यायन जी। देखिए 14वीं शताब्दी तक हजारी और 12वीं शताब्दी से तक राहुल जी। छठा प्रश्न है कि सिद्ध सामंत का युग आदिकाल को कौन मानता है? सिद्ध सामंत युग आदिकाल को कौन मानता है? इसका भी आंसर हमारा राहुल सांस्कृत्यायन है। मैं पहले भी बता चुकी हूँ। बुक का नाम है ये हिंदी भाषा और साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास। बहुत अच्छा प्रयास है, प्रभात प्रकाशन की ये बुक है। आदिकाल की आरंभिक सीमा 643 ईस्वी है और अंतिम सीमा 1400 ईस्वी मानते हैं। कौन इसको सही मानते हैं? 643 से लेकर 1400, तो ये ग्रीवेशन मानते हैं। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। 1529 ईस्वी को आदिकाल की अंतिम सीमा कौन मानते हैं? देखिए ये बहुत सारे विद्वान हैं, हमें कोई ना कोई ट्रिक लगा करके ही याद करना पड़ेगा। 643 से 1400 तक मानते हैं ग्रीवेशन। आदिकाल की अंतिम सीमा मानते हैं 1526 में आदिकाल की सीमा कौन मानते हैं? अगर आपको आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो इसका आंसर है मिश्र बंधु। 1318 ईस्वी को आदिकाल की अंतिम सीमा मानते हैं। कौन मानते हैं? ये आंसर आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। आचार्य शुक्ल किस आधार पर आदिकालीन जैन साहित्य को हिंदी की परिधि से बाहर मानते हैं? तो इसका आंसर आदिकालीन आचार्य शुक्ल जी किस आधार पर आदिकालीन जैन साहित्य को हिंदी परिधि से बाहर मानते हैं? धार्मिक साहित्य के आधार पर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अंतर्द्वंद मानवीय भावों की जटिलता के सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक विश्लेषण के लिए आदिकाल में किस साहित्य को पहचाना जाता है? अंतर्द्वंदग्रस्त मानवीय भावनाओं को, यानी मनोविज्ञान से संबंधित आदिकाल में किस साहित्य को देखा जाता है या किस प्रकार के? तो जैन कवियों के साहित्य को हम मनोवैज्ञानिक कह सकते हैं। रासो साहित्य किस काल की प्रवृत्ति है? रासो आपको पता ही है, सिद्ध और नाथ इसी में है, और रासो साहित्य आदिकाल में ही है। भाट और चाणक्य कवियों ने किस साहित्य की रचना की है? भाट और चाणक्य कवियों ने किस प्रकार के साहित्य की रचना की है? आप सब जानते ही हो
कि उन्होंने रासो साहित्य की रचना की है। रास काव्य में जीवन के विभिन्न पहलुओं या अनुभवों की व्याप्ति है, जबकि रासो परंपरा में किन पक्षों का चित्रण किया गया है। देखिए, दो विशेषताएं इन्होंने बता दी है कि रास में जीवन की विभिन्न अनुभवों का वर्णन है, जबकि रासों में क्या है ये आपने बताना है। तो 14 में हम क्या कहेंगे कि प्रेम और युद्धों का वीर रस से संबंधित जो काव्य है वो रचा गया है। 15वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रासो साहित्य किस समाज की उपज है? रासो साहित्य सामंती समाज की उपज है। ये दोबारा से आ गया है वही पेज। 16वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आदिकालीन लोक कंठ में बसने वाले वीर गीति परंपराओं की दो रचनाओं का नाम बताइए। देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, वैसे भी आपको आदिकाल जब पढ़ रहे हैं तो आना ही चाहिए। परमाल रासो और बीसल रासो, परमाल रासो और बीसल रासो इसका आंसर होगा। 17वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वास्तविक देश भाषा काव्य कहलाने वाली आदिकालीन लोक साहित्य रचनाएं जो हैं डैश के मुल्तान, अवध, राजस्थान, मिथिला के अतिरिक्त कौन सा केंद्र है? ये आपका आंसर आएगा दिल्ली। दिल्ली आंसर इसका सही आएगा। ऐतिहासिक प्रक्रिया के आधार पर ग्रियर्सन ने आदिकाल का नामकरण किया है, किस रूप से? देखिए, ग्रियर्सन अभी हमने बात करी थी पीछे ग्रियर्सन की 600 कितने से शुरुआत बताई थी, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। 18वें क्वेश्चन का आंसर की बात कर रहे हैं हम, तो इसका आंसर आएगा चारण्यकाल। आइए, मिस्र बंधुओं ने आदिकाल का क्या नाम दिया है? तो मिस्र बंधुओं ने आदिकाल का नाम बताइएगा आप, अगर आता हो तो। आरंभिक काल नाम दिया है मिस्र बंधु, प्रारंभिक काल। साहित्य के प्रथम काल को वीर गाथा काल किसने कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल कहा है। आचार्य शुक्ल ने किस आधार पर प्रथम काल को वीर गाथा काल कहा है? तो आप किस आधार पर कह सकते हैं, यानी शुक्ल जी ने किस चीज़ को आधार बनाया है? तो ऐतिहासिक सामाजिक वास्तविकताओं के आधार पर उन्होंने इसको आधार बनाया है। हिंदी का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा है? लेखक कौन है इसके? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा ये। डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। हिंदी साहित्य के प्रथम काल को संधि काल एवं चारण्य काल किसने कहा है? हिंदी साहित्य के प्रथम काल को संधि काल और चारण्य काल किसने कहा है? तो ये किसने कहा है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने ही। पहले का आंसर भी डॉक्टर राम कुमार वर्मा था। रचना का क्या नाम है? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। और संधि काल और चारण्य काल किसने कहा है? राम कुमार वर्मा ने। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास पुस्तक किसने लिखी है? हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास पुस्तक जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखी है। 25वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रथम काल का नामकरण आदिकाल किसने किया है? आप सभी को विदित होगा। प्रथम काल का नाम आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। प्रथम काल को आदिकाल कहने वाले आचार्य, देखिए अगले ही प्रश्न में आंसर दे दिया है इन्होंने। तो किस आधार पर उन्होंने कहा है? तो साहित्यिक प्रवृत्तियों के आधार पर। देखिए, उसमें पहले रामचंद्र शुक्ल ने कहा है वीर गाथा काल, और हजारी प्रसाद ने आदिकाल नाम दिया है। तो किस आधार पर? साहित्यिक प्रवृत्तियों के आधार पर। अगला है 84 सिद्धों के आदि सिद्ध किसे माना जाता है? 84 सिद्धों के, देखिए नाथों की संख्या 9 मानी जाती है और सिद्धों की संख्या 84 मानी जाती है। तो आदि का मतलब सबसे पहला, इसका आंसर आएगा सरहपा। अगले वीडियो में मिलते हैं। उम्मीद करती हूँ जानकारी आप सबके लिए लाभदायक रहेगी। धन्यवाद।